हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सन मून एम्पायर ने स्टारलू एम्पायर पर हमला कर दिया था, जिस हमले में वो लोग मिंगडो माउंटेन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसकी आर्मी को भी खत्म करना चाहते थे, जिन्हें बचाने के लिए मास्टर ड्यूक ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो अपने साथियों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर नॉर्थ की तरफ रवाना हो गया था ताकि दुश्मन उसका पीछा करे और उसके बाकी के साथियों को यहाँ से रिट्रीट करने का मौका मिल सके, मगर उसके लिए ये अकेले करना नामुमकिन था। वो ऑलमोस्ट जान से मारा जाने वाला था, मगर तभी अचानक वहां पर यूहाओ आ जाता है, जिससे आते साथ ही अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी जंग का पासा ही पलट दिया। वो आते साथ ही मास्टर ड्यूलिन और उसके साथियों को इल्यूजन में फंसा देता है, जबकि दूसरी तरफ उसने व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के साथियों को अपने स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के गेट्स के अंदर भेज दिया था, जहाँ पीछे की तरफ बस सिर्फ यूहाओ और व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ही बचे थे और ये दोनों अकेले ही मास्टर ड्यूलिन और उसकी आर्मी के साथ फाइट करने लगे। जिस फाइट के एंड में इन लोगों ने सन मून डिवाइन गॉड नीडल को एक्टिवेट करते उन लोगों पर एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस अटैक चल दिया था और इसी के साथ जंग खत्म हो गई। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस तबाही के बावजूद भी यहाँ मास्टर ड्यूलिन पीछे की तरफ जिंदा बच चुके थे, जो कि खंडर से जख्मी हालत में बाहर की तरफ निकलते हुए अपने साथियों की लाशों की तरफ देख रहा था। वो समझ जाता है कि यहाँ पर मेरे सिवा कोई भी जिंदा नहीं बचा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसके सारे के सारे साथी स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के अंदर मौजूद थे। जिस जगह के खौफनाक नजारों को देखकर तो उन लोगों को घबराहट महसूस हो रही थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस तरह की जगह है, मगर तभी अचानक यूहाओ फौरन से उनके सामने आ गया, जो कि आते साथ ही व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक से कहता है कि हर किसी के अपने अपने राज होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इस जगह को और जरा एक्सप्लोर करना चाहिए। जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी हमें सर हिलाते हुए जवाब देकर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ एक सेफ लोकेशन पर अपने स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के गेट्स को ओपन करते हुए यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसकी आर्मी को बाहर की तरफ ले आया था। साथ ही साथ यूहाओ उनसे कहने लगा कि इस जगह तक सन मून एम्पायर की आर्मी नहीं आ पाएगी, तुम लोग यहाँ पर सेफ हो। अब क्योंकि एक बार फिर से इन लोगों का एक दूसरे से अलग होने का समय आ चुका था, इसलिए इस बार व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि बेनिफैक्टर, क्या प्लीज आप मुझे अपना असली चेहरा दिखाओगे ताकि मैं जान सकूं कि आप कौन हो। आपने मेरी और मेरे साथियों की जान 2 बार बचाई और उसका एहसान अभी तक मैं नहीं चुका पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर फ्यूचर में आपने मुझसे कुछ भी मांगा तो मैं आपके लिए वो जरूर करूंगा, बस वो चीज सिर्फ मेरे असूलों के खिलाफ ना हो। ये सुनकर तो यूहाओ भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, आज के दिन तुमने जो कुछ भी कहा उसे याद रखना, और जहां तक मेरा चेहरा देखने की बात है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें मेरा चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहने के बाद यूहाओ वहां से जाने लगा। जहां यूहाओ को जाता हुआ देखकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारी आर्मी में तुम्हें काफी बड़ी पोजीशन मिल सकती है। मगर दूसरी तरफ यूहाओ उसे हाथ से इशारा करते हुए ऐसे दिखाता है जैसे कि उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके बाद यूहाओ वहां से फौरन गायब होकर चला गया। पीछे की तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तो यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टारलू एम्पायर के एम्परर के पैलेस में आ जाता है, जिन्हें ये खबर बताई जा रही थी कि सन मून एम्पायर ने मिंगडो माउंटेन पर हमला किया, जहां पर हमारी वेस्टर्न डिफेंस फोर्स मौजूद थी, लेकिन उनके डिफेंस लाइन को पेनिट्रेट कर दिया गया, जो खबर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी है। और इस वक्त हमारा व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और उसकी आर्मी का एक बड़ा हिस्सा भी गायब है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है कि शायद उन्हें सन मून एम्पायर ने कैप्चर कर लिया है। ये बात सुनकर तो एम्परर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ न्यूज में भी यही सारी बातें सब लोगों तक पहुंचाई जा रही थी कि कैसे सन मून एम्पायर ने अचानक से सरप्राइज अटैक करके मिंगडो माउंटेन रेंज हमसे कब्जे में ले लिया। लेकिन अब हम पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ पूरी तरीके से तैयार है। प्रिंसेस जियोचू अपनी आर्मी को लगातार मोटिवेट कर रही थी कि मजबूती से डटे रहो, इस जंग में जीत तो हमारी ही होगी। कुछ देर तक नाउमीदी के साथ इसी तरह डटे रहे, लेकिन अगले ही मॉर्निंग हम देखते हैं कि एम्परर के पास एक अच्छी खबर आई। जो अच्छी खबर ये थी कि डोलिंग एम्पायर और टियानहुन एम्पायर ने भी अपनी रीइंफोर्समेंट आर्मी को यहाँ स्टारलू एम्पायर की तरफ भिजवा दिया है, ताकि वो लोग सन मून एम्पायर का डटकर सामना कर सके। अब चूंकि 3 बड़े बड़े एम्पायर्स की आर्मी यहाँ बॉर्डर पे सन मून एम्पायर की आर्मी से टकराने वाली थी, तो इसलिए डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। इवन कि यूहाओ भी वापस आने के बाद यहाँ कमांडर जोई उनको रिपोर्ट करते हुए बताता है कि मैंने दूर से देखा कि हमारी आर्मी सक्सेसफुली रिट्रीट कर चुकी है, और साथ ही दूर से मैंने व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के कुछ फ्लैग्स को भी देखा था, जो कि इस बात को डिनोट करता है कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक अभी भी
जिंदा और सही सलामत है। ये सुनकर तो कमांडर जू यून काफी जरा खुश हो गई थी और वो यूहो को शाबाशी देते हुए कहती है कि टांग डोंग, तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम जाकर आराम करो, तब तक मैं ये खबर जाकर अपने सीनियर को रिपोर्ट करके आती हूँ। यूहो भी ये सुनने के बाद फौरन से आराम करने के लिए यहाँ एक अकेले रूम में आ गया था, जहाँ पर आते हुए अपने मन में कह रहा था कि 12 स्पेक्ट्रल गेट्स को एक साथ ओपन करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी सोल पावर को रिकवर करना होगा। ये कहती यूहाव जब कल्टिवेशन करने के लिए बैठा तो आसपास की जगह फ्रीज होने लगी और यूहाव ने भी महसूस किया कि उसकी सोल पावर रिकवरी पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, जो कि क्यों है यूहाव ये समझ नहीं पाया था जब तक स्टार अनाइस निकलकर बाहर की तरफ नहीं आ जाता। यूहाव उसे देखते ही फौरन से समझ गया कि ये तो स्टार अनाइस की मेहरबानी है। दूसरी तरफ स्टार अनाइस भी यूहाव को देखते हुए क्यूटली उसे जवाब देकर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वैसे भी हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बना हूँ, तुम भी मेरी हेवन एंड अर्थ की एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूशन एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद की सोल पावर को जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हो। जो सुनकर यूहो स्टार अनीस का शुक्रिया अदा करने लगा, जिसके बाद यूहो कल्टिवेशन फॉर्म में बैठकर अपनी सोल एनर्जी रिकवर करने लगा। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि इस ऑपरेशन के दौरान मास्टर यूलिन ने एक और सन मून डिवाइन गॉड नीडल का इस्तेमाल किया, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। बेशक मुझे मास्टर यूलिन पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन फिर भी उनकी इस महान इन्वेंशन की तारीफ तो करनी होगी। स्टार डोलू वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, मगर अफसोस की बात तो यह है कि मैं सन मून डिवाइन गॉड नीडल की फुल पावर को अनलीश नहीं कर सकता। अगर मुझे इसकी फुल पावर को अनलीश करना है तो उसके लिए मुझे कम से कम भी लेवल 90 का वॉरियर होना चाहिए, जबकि यूहो तो अभी लेवल 70 में था। यहाँ पर यूहो जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जो कि कोई और नहीं बल्कि डाइल वोली था और वो यहाँ पर आते हुए कहता है कि टांग डोंग, मैंने सुना कि तुम वापस आ गए। यूहो भी उसकी आवाज सुनती ही फौरन से सारी जगह को नॉर्मल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइल वोली जब अंदर की तरफ आया तो वो इस वक्त काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जहाँ वो कह रहा था कि इस जंग की वजह से हम लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। हमारे नॉर्थ वेस्ट आर्मी सोल्जर में से कम भी 70,000 जान से मारे गए, 20 से 30,000 सोल्जर बुरी तरीके से घायल हो चुके, जबकि एक तो अभी भी मिसिंग है। ये बातें सुनकर तो यूहो भी परेशान हो गया था, जबकि डायलोवली इमोशनल होते हुए कह रहा था कि अगर दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो सन मून एम्पायर की सरप्राइज अटैक की वजह से हम लोगों ने अपने स्टारलू एम्पायर की आर्मी के 1 लाख सोल्जर्स को खो दिया और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। आखिर मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ। दूसरी तरफ यूहो खड़े होते हुए डायलोवली से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने इसके बदले क्या रिस्पॉन्ड किया, वो क्या करने का सोच रहे हैं। जिस पर डायलोवली जवाब देते हुए कहता है कि मेरे फादर वापस से टियानमिंग सिटी के स्टेशन में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कैपिटल से मदद मंगवाई और बाकी के 2 एम्पायर्स की रीइंफोर्समेंट फोर्सेस भी यहां पर आ चुके हैं, जबकि इस वक्त प्रिंसेस जियोजू भी अपनी आर्मी के साथ मौजूद है। लेकिन चूंकि फ्रंट लाइन पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, इसलिए हमें सन मून एम्पायर की कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं। मुझे खुद पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, काश मैं इतना ज्यादा कमजोर ना होता, मैं ताकतवर होता तो शायद मैं अपने फादर की किसी बड़ी चीज में मदद कर पाता। मैं इस वक्त खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा हूँ। यूहो उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि सन मून एम्पायर की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर यूहो भी जाने वाला था, तभी अचानक डायलोवली उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज टांग डोंग रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं रास्ते में तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। जो सुनकर यूहो रुक गया था और वो डायलोवली की बात मानते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जिस सीक्रेट के बारे में तुम अपने फादर या फिर कैप्टन जू यून को भी नहीं बता सकते। जो सुनकर तो डायलोवली थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि टांग डोंग तुम्हें यहाँ पर मेरे फादर ने भेजा है, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं वो सीक्रेट अपने फादर और साथ ही साथ जू यून दोनों से छुपाऊं। यहाँ डायलोवली के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन यूहो उसे देखते हुए कहता है कि मुझसे वादा करो। अब यहाँ यूहो की बात मानते हुए डायलोवली ने भी कसम खा ली थी और वो कसम खाते हुए कहता है कि ठीक है मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे जो कुछ भी बताने वाले हो उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिस पर यूहो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। और ये कहती यूहो फिर से अपने असली रूप में आ जाता है, जहाँ यूहो के पीछे एक बहुत बड़ा आइस जेट स्कॉर्पियन भी मौजूद था और यूहो को इस रूप में देखकर डायलोवली कहता है कि ब्रदर तुम काफी जरा हैंडसम दिखाई दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे तुमसे डर भी लग रहा है, आखिर तुम हो कौन। जिस पर यूहो डायलोवली को शांत करते हुए कहता है कि मेरा नाम है हुआ यूहो, टांग डोंग मेरा असली नाम नहीं बल्कि वो तो मेरी लवर का नाम है। ये कहने के बाद यूहो और डायलोवली दोनों चेयर्स पर बैठ जाते हैं, जहाँ बैठते यूहो फौरन अपने पास से कुछ सिल्वर इंक लिक्विड और साथ ही साथ पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स निकाल लेता है, जिन्हें यूहो मर्ज करने लगा। जहाँ इन दोनों चीजों को मर्ज होता हुआ देखकर डायलोवली कहता है कि आखिर तुम यूहो ये क्या कर रहे हो, क्योंकि इस चीज का इस्तेमाल तो ब्लड टेस्ट के लिए किया जाता है। यूहो उसकी बातें सुन तो रहा था मगर उससे कोई जवाब नहीं देता और फौरन से अपने हाथ पर कट लगाते हुए फौरन से अपने खून का एक कतरा निकालते हुए उस पानी के अंदर ऐड कर देता है, जबकि साथ ही साथ वो डायलोवली से भी कहने लगा
लगा कि अपने खून का एक कतरा इस पानी के अंदर ऐड करो। मगर ये देखकर डायलोली जवाब देते हुए कहता है कि मजाक करना बंद करो, हम दोनों ब्लड रिलेटिव कैसे हो सकते हैं? मुझे तो हम दोनों का दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक दिखाई नहीं दे रहा। मगर यह उसकी बात नहीं सुनता और हम देखते हैं कि उसने फौरन से यहाँ पर डायलोली की उंगली पर भी कट लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके भी खून का एक कतरा यहाँ पानी के अंदर ऐड हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही ब्लड ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के आसपास घूमते हुए अचानक से मर्ज होकर एक हो गए। जिस रिजल्ट्स को देखकर तो डायलोली शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम और मैं ब्लड रिलेटिव है क्या? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमसे 1 साल पहले ही पैदा हुआ था। हम दोनों का फादर एक है लेकिन मॉम्स अलग अलग है। मेरी मॉम का नाम हुआ यूनिर था, शायद तुम्हें वो याद हो। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं भी ड्यूक के बाइहू मेंशन में रहा करता था। हमारी बचपन में भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। तुम्हारी मॉम मेरी मॉम का काफी अच्छे से ख्याल रखती थी और इसी वजह से मरने से पहले मेरी मॉम तुम्हारी मॉम का काफी सारा शुक्रगुजार थी। आखिरी मरते दम तक वो तुम्हारी मॉम की अच्छाइयों को नहीं भूली। ये सारी बातें सुनकर डायलोली जवाब देते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम आंट यूनिर के बेटे हो। अब मुझे सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा है। दूसरी तरफ यूहो कहानी को कंटिन्यू रखते हुए बताता है कि मेरी मॉम धीरे धीरे करके बीमार होने लगी थी और आखिर तक आते आते उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उसी बीमारी की वजह से मारी गई। लेकिन मैंने उनकी कब्र पर कसम खाई थी कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के मेंशन में जो भी है उन सब से मैं पर्सनली हिसाब चुकता करूंगा। मैं एक दिन ताकतवर होकर वापस आऊंगा ताकि मैं व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उससे छीन सकूं। हाँ, बेशक उस बदले में डायलोली तुम और तुम्हारी मॉम इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि उल्टा मैं तो तुम दोनों का एहसानमंद हूँ। ये सुनकर तो डायलोली शौक होते हुए खड़े होकर कहता है कि इसका मतलब कि तुम मेरे फादर से बदला लेना चाहते हो, तुम क्या उनसे सब कुछ छीन लोगे? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल हमारा एम्पायर क्रिटिकल सिचुएशन में है। एक बार हमारा एम्पायर इस मुश्किल से निकल जाए उसके बाद मैं खुद ड्यूक मेंशन जाऊंगा हर एक हिसाब चुकता करने के लिए। इस पर डायलोली मुंह बनाते हुए कहता है कि बड़े भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन अपने फादर से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मैंने ये सारी सच्चाई तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई ताकि तुम जान सको कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है और तुम मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर एक चीज पर अब से यकीन करो, क्योंकि इस छोटे से अरसे में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। जिस पर तो डायलोली यूहो के गले लग जाता है। दूसरी तरफ यूहो डायलोली से कह रहा था कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द रवाना होना होगा। जो सुनकर डायलोली जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है बड़े भाई, मैं जल्दी जाकर 2 घोड़े लेकर आता हूँ। जो सुनकर तो यूहो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब देकर कहता है कि घोड़ों की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर डायलोली हैरान होते हुए कहता है फिर हम वहां तक जाएंगे कैसे? जिस पर तो यूहो मुस्कुराते हुए फौरन से डायलोली को कंधे से पकड़कर हवा में ले गया। क्योंकि यूहो एक सोल सेंट लेवल का वॉरियर है तो आसानी के साथ फ्लाई कर सकता है और डायलोली ने आज से पहले कभी भी फ्लाई नहीं किया था। जहां हवा में पहली बार फ्लाई करते हुए डायलोली कह रहा था कि यहाँ पर कितनी सर्दी है। वैसे बड़े भाई तुम तो काफी कूल हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बड़े भाई तुम इस तरह से उड़ कैसे सकते हो, तुम्हारा लेवल क्या है? ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो बस सिर्फ सोल सेंट लेवल पर हूँ। डायलोली तो ये सुनकर शौक हो गया था और वो जवाब देते हुए कहता है कि बड़े भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बस सिर्फ मुझसे 1 साल ही बड़े हो ना, तो तुम इतनी जल्दी लेवल्स में आगे कैसे चले गए? मैं तो अभी तक भी 3 सोल रिंग्स के साथ लेवल 30 पर मौजूद हूँ। जिस पर यूहो भी शेक एकेडमी के मोटो की तरह जवाब देते हुए कहता है कि वो शायद इसलिए क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ ना। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए यूहो डायलोली को हवा में उड़ाते उड़ाते काफी ऊंचाइयों तक ले आया था, जहाँ अचानक वो एक जगह पर आकर रुक जाता है क्योंकि इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी सैटेलाइट जैसी मशीन थी, जिसे देखते हुए यूहो डायलोली को बता रहा था कि ये एक 8 लेवल की अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस डिवाइस है जिसे सन मून एम्पायर ने बनाया है। ये डिवाइस 3000 किलोमीटर हवा की ऊंचाइयों में रहती है ताकि कोई टाइटल लेवल डोलस सोल मास्टर भी इसे डिटेक्ट ना कर पाए और इसी वजह से सन मून एम्पायर को इतनी आसानी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो हमसे हमेशा आगे रहते हैं। जो सुनकर तो डायलोली यूहो से कहता है फिर तो हमें इसके बारे में अपनी आर्मी को रिपोर्ट करना होगा ताकि वो इन सबको टेक डाउन कर सके। यूहो ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है, और ये कहती यूहो ने फौरन से अपने सोल इंटरफेरेंस टेक्निक एक्टिवेट कर दी जिसकी मदद से वो उस पूरे के पूरे सोल गाइडेंस डिवाइस को स्कैन कर लेता है। साथ ही साथ यूहो ने यहाँ पर उस डिवाइस के कार्विंग स्टोन को भी यहाँ पर अपने स्टोरेज बैग के अंदर रख लिया था। जो देखकर तो डायलोली भी हैरान होते हुए यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि बड़े भाई आखिर तुमने ये कार्विंग स्टोन्स अपने पास क्यों रख लिए? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है ताकि मैं बाद में इस पर रिसर्च करके खुद भी इसे क्रिएट कर सकूं। ये कहने के बाद वो डायलोली को लेकर दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगा।
रास्ते में जाते हुए यूहो डाइलवली से कहता है कि वैसे डाइलवली तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें रास्ते में ठंड लग रही थी, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा गर्म हवा खाने में तुम्हारी मदद कर दूं। और ये कहती यूहो ने अचानक से डाइलवली को छोड़ दिया। जो होगा इस बारे में तो डाइलवली को कोई भी अंदाजा नहीं था और उसके तो पसीने छूट चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिरते गिरते अचानक से डाइलवली की मार्शल सोल एक्टिवेट हो गई, साथ ही साथ उसके बालों का रंग भी बदलना शुरू हो गया था। घबराहट के मारे तो डाइलवली के पसीने छूट चुके थे और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी यूहो तीसी के साथ मूव करते हुए दोबारा से डाइलवली को पकड़ लेता है, जिस पर डाइलवली यूहो से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे थे, तुमने ऑलमोस्ट मुझे जान से मार ही दिया था, सच में तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अपने बालों के रंग की तरफ देखो, तुम्हारी स्पिरिट और व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूशन दोनों ही मार्शल सोल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रही है। ये फ्यूजन जिस दिन ट्रूली कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ही तुम एवोल्यूशन करते हुए अपने ट्रू ब्लड टाइगर को एक्टिवेट कर पाओगे। जो सब कहते हुए यूहो ने एक बार फिर से डाइलवली को नीचे की तरफ छोड़ दिया और थोड़ी देर गिरने के बाद यूहो उसे पकड़ लेता है। घबराते हुए डाइलवली यूहो से कह रहा था कि अब तो मुझे शक होने लगा कि तुम सच में क्या मेरे भाई भी हो, क्योंकि तुम तो मुझे जान से मारना चाहते हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कम से कम मुझे पहले वार्न तो कर दिया करो कि तुम मुझे नीचे गिराने वाले हो। जिस पर यूहो हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूंगा फिर आखिर मुझे मजा कैसे आएगा। और ये कहती यूहो ने दोबारा से डाइलवली को नीचे की तरफ गिरा दिया। अब यहाँ पर इसी तरह से मजे करते करते आखिरकार ये लोग मिंगडू माउंटेन रेंज में आ जाते हैं, जहाँ पर डाइलवली अपने सोल्जर्स की लाशें देख रहा था। और चूंकि मिंगडू माउंटेन इस वक्त सन मून एम्पायर के कब्जे में आ चुका है तो उन लोगों ने वहां पर एक बड़ा सा फोर्ट्रेस भी क्रिएट कर दिया था, जो फोर्ट्रेस सोल गाइडेंस टूल से लहस पड़ा हुआ है। यहाँ पर डाइलवली यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि इन लोगों की डिफेंसिव सोल गाइडेंस टूल्स तो काफी ज्यादा है, लेकिन आखिर यहाँ पर सोल इंजीनियर्स की तादाद कितनी होगी। जो सुनकर यूहो ने फौरन से पूरे के पूरे फोर्ट्रेस को स्कैन करना शुरू कर दिया था और वो स्कैन करते हुए हैरान होकर कहता है कि बेशक यहाँ पर सोल गाइडेंस डिफेंसिव टूल्स तो काफी ज्यादा है, मगर उसके मुकाबले सोल इंजीनियर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा कम। जिस पर डाइलवली हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पहले इन लोगों ने सरप्राइज अटैक करते हुए हम लोगों से मिंगडू माउंटेन छीन लिया, क्या अब इन लोगों को डर नहीं लग रहा कि हम काउंटर अटैक करते हुए वापस से अपनी जगह को हासिल कर लेंगे। मुझे तो लगा था कि सन मून एम्पायर ने अपनी आर्मी से मिंगडू माउंटेन को पूरी तरीके से भर दिया होगा, जबकि हमारे बाकी के सब लोग भी यहाँ पर यही सोच रहे हैं। ये सब सुनकर यूहो अपने मन में कहता है कि उन लोगों ने हमारे सारे कनेक्शंस काट दिए ताकि हमें उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल सके। इसका मतलब कि वो लोग इम्पेटी सिटी स्ट्रेटेजी को खेल रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि शहर होगा तो खाली, लेकिन दिखाया ऐसा जाएगा कि वहां पर बहुत सारे सोल्जर है और इसी वजह से कोई भी डरकर उस पर हमला नहीं करेगा। और चूंकि वो आर्मी शहर में नहीं है तो यकीनन वो किसी दूसरी तरफ से हमला करेगी। यहाँ पर यूहो सोचने लगा और वो अपने मन में कहने लगता है कि इसका मतलब कि सन मून एम्पायर इस बॉर्डर पर लाइफ एंड डेथ की जंग नहीं लड़ेगा। उसने बेशक सारी की सारी आर्मी यहाँ पर इकट्ठा तो कर ली है, लेकिन जरूर उनका कोई ना कोई दूसरा मकसद है। ये सब सोचते यूहो फौरन से डाइलवली को नीचे की तरफ लाते उससे कहता है कि जल्दी से जल्दी वापस से टियानमिंग सिटी जाओ, जहाँ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और प्रिंसेस ज्यूजू को ये सारी इंफॉर्मेशन तुम बता दो कि सन मून एम्पायर ने इस जंग का इस्तेमाल करते हुए हम सबको बेवकूफ बनाया है, वो बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं। ये सुनकर डाइलवली भी फौरन से टियानमिंग सिटी की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ रास्ते में चलते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि इतना खतरनाक सोचने वाला आखिर वो इंसान कौन होगा जिसने ये सारी प्लानिंग करी, क्योंकि वाकई में ये स्ट्रेटेजी काफी जरा कमाल की है। सन मून एम्पायर का आखिर इस वक्त मार्शल कौन होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन मून एम्पायर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर यी योलिन वापस आ चुका था और वो अपने मार्शल से कह रहा था कि मैं अपने टारगेट को सिक्योर नहीं कर पाया, प्लीज मुझे इसकी सजा दीजिए। ये सुनकर हमें सामने की तरफ देखने को मिलता है कि उनकी मार्शल असल में कोई और नहीं बल्कि मिस ऑरेंज है, जो कि अब क्राउन प्रिंस के साथ क्राउन प्रिंसेस बन चुकी थी और वही ये सारी की सारी जंग को प्लान कर रही है। मिस ऑरेंज मास्टर योलिन के पास आते हुए कहती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, अभी भी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। चूंकि अब बाकी के एम्पायर से भी स्टारलुआ एम्पायर में रीइंफोर्समेंट आ चुकी है तो वहां पर आर्मी की तादाद कम हो चुकी होगी, इसलिए हमारे सोल्जर्स को तैयार कर दो, क्योंकि हम कल मॉर्निंग ही हमला करते हुए सिर्फ एक ही हमले में पूरी तरीके से इस जंग को जीत लेंगे। दूसरी तरफ हवा में उड़ता हुआ यूहो यहाँ पर खुद से यही सवाल कर रहा था कि आखिर सन मून एम्पायर का टारगेट असल में है कौन, क्योंकि वो लोग इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर वो दिखाएंगे कि हम वेस्ट पर हमला करने वाले हैं, लेकिन असल में हमला करेंगे ईस्ट पर। लेकिन असल में वो टारगेट होगा कौन। यहाँ पर मास्टर यी योलिन भी यही सवाल करता है और वो सवाल करते हुए पूछ रहा था कि मार्शल क्या हम जान सकते हैं कि अगर स्टारलुआ एम्पायर हमारा असली टारगेट नहीं
तो हमारा असली टारगेट है क्या। जिस पर तो मिस ऑनी ने उन दोनों को एक एक पर्ची पकड़ा दी थी। साथ ही साथ वो कहने लगी कि हमारा असली टारगेट है। दूसरी तरफ यूहो भी समझ गया था और ये दोनों एक साथ कहने लगे कि हेवनली सोल एम्पायर, जिसे टियानहुन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। यह सुनकर तो सब लोगों ने ही मार्शल के नाम के जय जयकार लगाना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोलिंग एम्पायर और साथ ही साथ टियानहुन एम्पायर को। जिन दोनों एम्पायर्स को तो इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो वापस से अपने कैंप में आ जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस जुयोन उसे देखते हुए कहती है कि टांगडोंग, आखिर तुम रात के अंधेरे में कहाँ चले गए थे? हमें तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने प्लान तैयार किया है। वो आज की रात में ही काउंटर अटैक करके वापस से मिंगडो माउंटेन रेंज को हासिल कर लेंगे। जो सुनकर यूहो अपने मन में कहता है कि इसका मतलब कि डाइलुओली व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक तक पहुंच चुका है। और व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी काफी सारा समझदार है। उन्होंने डिफेंस के बजाय अटैक का रास्ता चूज किया, क्योंकि अगर आज की रात ही वो मिंगडो माउंटेन रेंज पर हमला बोल देगा तो सन मून एम्पायर को मजबूरन अपनी आर्मी के 2 टुकड़े करने होंगे, ताकि वो मिंगडो माउंटेन को भी प्रोटेक्ट कर सके और टियानयुन एम्पायर पर भी हमला कर सके। इस तरह से उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। वाकई में व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक काफी सारा समझदार है। जहाँ पर जब यूहो ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुयोन यूहो की जिम्मेदारी लगा देती है कि तुम्हें दुश्मन पर नजर रखनी होगी, इसलिए एडवांस स्काउट के साथ जाते हुए फौरन यहाँ से निकल पड़ो। जिस पर यूहो हमें जवाब देती वहाँ से निकल पड़ा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस पर भी आ जाता है, जो कि आज रात के हमले को प्लान कर रही थी, ताकि ये लोग मिंगडो माउंटेन रेंज को वापस से हासिल कर सके। इस हमले के दौरान वो सोचती है कि वो अपने सोल सेंट लेवल के वॉरियर्स को मिंगडो माउंटेन रेंज पर भेज देगी, ताकि वो एक ही हमले में फौरन से माउंटेन को वापस से हासिल कर ले। हालांकि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक कह रहा था कि हमें थोड़ा स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तक सन मून एम्पायर के सारे आर्मी पोजीशंस को नहीं जानते। लेकिन प्रिंसेस जवाब देते हुए कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं। एक बार टियानहुन एम्पायर हार गया तो उसके बाद अगली बारी स्टारलू एम्पायर की होगी, और उससे पहले हमें मिंगडो माउंटेन रेंज को हासिल करना होगा, क्योंकि वो जगह नेचुरली डिफेंस के लिए बना हुआ है। उस जगह पर डिफेंस करना आसान काम है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन शुरू हो चुका था, जहां पर सोल सेंट लेवल का एक बड़ा सा ग्रुप हम देखते हैं कि तेजी के साथ मिंगडो माउंटेन की तरफ बढ़ता जा रहा था, और उनके रास्ते में जितने भी सन मून एम्पायर के सोल्जर्स आते वो उन सब पर अपनी एबिलिटीज के साथ अटैक करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यहाँ पर धीरे धीरे रास्ते को साफ करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिन सब चीजों की रिपोर्ट दूर से प्रिंसेस जियो को भी मिल रही थी। इवन कि यूहो भी वहाँ हवा में फ्लाइट करते हुए यहाँ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ जगह को स्कैन करते हुए देख रहा था, जहाँ यूहो को सन मून एम्पायर की कोई भी बड़ी आर्मी देखने को नहीं मिलती, और वो खुद से कहता है कि इसका मतलब कि मैं बिल्कुल सही था। इस वक्त स्टारलू एम्पायर के रीजन में कोई भी सन मून एम्पायर की बड़ी आर्मी मौजूद नहीं है, और चूंकि प्रिंसेस जियो को भी ये बात मालूम थी, इसलिए वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहती है कि फुल अटैक शुरू करो। हमें आज की रात हर हाल में मिंगडो माउंटेन वापस हासिल करना होगा। जिस फुल फ्लेज अटैक के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।